कि आप एक बार बटन दबाएंगे उधर से 2 बार उस पार्टी को वोट चला जाएगा कि सभी वोट डल जाने के बाद ही असली गेम खेला जाता है। जब भी कोई पार्टी हार जाती थी तो यही कहती थी कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। पर बीजेपी गवर्नमेंट ने आज से कुछ महीने पहले ही एक नया बिल पास कराया जिसके तहत उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाकर अपनी पार्टी के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को ऐड कर दिया। तो लोकसभा में 543 सीटों की जगह पर 848 सीट्स हो जाएंगी। तो देखा जाए एक वोट की वैल्यू एक नहीं है। पूरा देश कह रहा है अब की बार। दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक समझने से शुरू करते हैं। भारत में साल 2024 की वोटर रिपोर्ट के हिसाब से 98.68 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन या कहें निर्वाचन आयोग का काम बेसिकली बिना किसी रुकावट के ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कराने का है। साथ ही आर्टिकल 324 के तहत देश में सभी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यही संस्था देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि निर्वाचन आयोग आखिर क्यों है और कब बनाया गया था। दोस्तों किसी भी देश के लोकतांत्रिक या गणराज्य होने का मतलब है कि वहां आम जनता द्वारा चुने गए लीडर्स शासन व्यवस्था संभालते हैं। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ और यहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हुई तो सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1950 को देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन बना था उस दिन को हम नेशनल इलेक्शन डे के रूप में मनाते हैं। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन को बनाया गया था और इनकी निगरानी में पहला जनरल इलेक्शन 1951 और 1952 के बीच में हुआ था, जिसमें लगभग 17.3 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। पर दोस्तों 1988 तक इलेक्शन कमीशन में काफी बदलाव किए गए थे। जैसे आर्टिकल 326 के 61वें अमेंडमेंट के तहत वोटर की एज 21 साल से घटाकर 18 कर दी गई थी, यानी 1988 से पहले 21 साल के लोग ही वोट डाल सकते थे। साथ ही इलेक्शन कमिश्नर्स को 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन तीनों के पास पावर एकदम सेम थी, जिसमें अगर कुछ परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आता है तो तीनों की ही बराबर सहमति चाहिए होती थी, जो सिर्फ 6 साल की ही सर्विस कर सकते थे। लेकिन दोस्तों आज की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी ने अपने हिसाब से बहुत कुछ फेरबदल किया है, जो आपको आगे पता चलेगा। खैर आर्टिकल 326 ही हमें राइट टू वोट का अधिकार देता है, लेकिन ध्यान रहे यह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। असल में फंडामेंटल राइट को आसान शब्दों में समझें तो इसे हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसमें कानून के सामने समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव ना किए जाना ही शामिल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब है एक ऐसा अधिकार या आजादी जो लोगों को संविधान के तहत मिलती है। खैर भारत में 3 तरह के इलेक्शन कराए जाते हैं: जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें अपनी सरकार को समझना होगा कि ये देश को रूल कैसे करती है। भारत देश की सरकार के 3 अंग हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, यानी सरकार की पावर को स्टेट और सेंटर में बराबर बांटा जाता है। इसलिए लेजिस्लेटिव को भी 2 अलग हिस्सों में अलग किया जाता है, स्टेट लेवल पर विधानसभा और सेंटर में पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट भी 2 अलग सभा से चलती है, लोकसभा और राज्यसभा। फिलहाल राज्यसभा में 250 मेंबर्स बैठ सकते हैं, जिसमें 233 मेंबर्स स्टेट असेंबली से आते हैं और 12 मेंबर्स को सीधे भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। और फिलहाल लोकसभा में भी मैक्सिमम 552 मेंबर्स बैठ सकते हैं, जिसमें 530 स्टेट असेंबली से आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से, और 2 एंग्लो इंडियंस यानी आधे अंग्रेज और आधे भारतीय लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपने गौर किया होगा कि मैंने फिलहाल शब्द को ज्यादा हाईलाइट किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीट और मेंबर्स बदलने वाली हैं, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर मैंने डिटेल में इस वाली वीडियो में बात की है। हम मोटा मोटा समझ लेते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तो ये फैसला किया गया था कि जो एलोकेशन ऑफ सीट है इसे हर 10 साल में पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फ्यूचर में कितनी सीट्स तक हो सकती हैं। तो ये अंदाजा इस चीज को देखकर लगाया गया था कि हर एक पार्लियामेंट मेंबर समान पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे जैसे टाइम के साथ देश में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे इस अंदाजे को दोबारा से रीराइट किया जाएगा या सीट बढ़ा दी जाएंगी ताकि समान लोगों को समान एमपी रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन इस नियम में एक कमी थी। 1970 में इंदिरा गांधी सरकार यानी कांग्रेस जनसंख्या कंट्रोल को प्रमोट कर रही थी। गवर्नमेंट जनता से कह रही थी कि कम बच्चे पैदा करो। अब ऐसे में जिन स्टेट्स ने जनसंख्या को कंट्रोल किया यानी फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी थी उन्हें कम सीट्स मिलेंगी, और जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कायम रखी उन्हें ज्यादा सीट मिल जाएंगी। इसी चीज को ठीक करने के लिए 1976 में नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था।
साथ ही ये भी कहा गया था कि 2001 में सीट्स को दोबारा रिवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि कौन से को बदलना चाहिए या नहीं। इसलिए 2002 में डिलिमिटेशन ये कह के 2026 तक टाल दिया गया था। कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्रॉ करने को डिलिमिटेशन कहा जाता है। खैर, इसलिए फाइनली 2026 आने वाला है और इतने सालों में डिलिमिटेशंस को टालने से आज के दिन हर सीट समान पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि तमिलनाडु से है वो लगभग 1.8 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है और वहीं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि उत्तर प्रदेश से है वो 3 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखा जाए एक वोट की वैल्यू एक नहीं है। कुछ स्टेट में एक वोट की वैल्यू ज़्यादा है और किसी स्टेट में कम है। लेकिन 2026 का पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम सीट को रीएलोकेट करते हैं तो लोकसभा में 543 सीटों की जगह पर 848 सीट्स हो जाएंगी। इसलिए करंट सरकार का भी बड़े स्टेट्स पर शिकंजा बना हुआ है और इसीलिए नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है। खैर, अपनी स्टोरी पर अगर वापस आए तो लोकसभा में जिस पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीट्स होती हैं वही पार्टी सेंटर में अपनी सरकार बना सकती है और उस पार्टी का लीडर ही प्रधानमंत्री बन सकता है। खैर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए कानून लिखे गए हैं। आर्टिकल 324 के तहत ही देश में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन रन करता है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है, एक्सेप्ट ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, क्योंकि आर्टिकल के 73वें और 74वें अमेंडमेंट के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। याद रहे दोस्तों, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों अलग संस्थाएं हैं। 1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक कमिश्नर ही रेगुलेट करता था, पर भारत की जनसंख्या बढ़ने लगी, जिससे 16 अक्टूबर 1989 में 61वें अमेंडमेंट एक्ट जोड़ दिया गया, जिसमें वोटर्स की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 और इलेक्शन कमिश्नर दे दिए गए जिन्हें देश का राष्ट्रपति चुन सकता था। इनके नीचे पार्लियामेंट इलेक्शन कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर संभालता है। स्टेट और यूटी लेवल पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर संभालते हैं। करंट टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही बचे हैं जो इस साल का जनरल इलेक्शन संभाल रहे हैं, क्योंकि इस साल फरवरी में अनूप पांडे के 6 साल पूरे हो गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच ने पहले ही ऑर्डर दिया था कि देश के पीएम, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर इलेक्शन कमिश्नर हायर करेंगे। पर बीजेपी गवर्नमेंट ने आज से कुछ महीने पहले ही एक नया बिल पास कराया, जिसके तहत उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाकर अपनी पार्टी के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को ऐड कर दिया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी अपोजिशन लीडर के तौर पर लिए गए थे और तीनों ने मिलकर 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स भर्ती किए थे। पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि उन्हें ठीक एक रात पहले ही 112 नामों की लिस्ट दी गई थी। साथ ही मीटिंग से एकदम पहले उन्हें 6 लोगों की लिस्ट दी गई थी, यानी उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि इलेक्शन कमिश्नर्स का बैकग्राउंड पता कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था कि उन्हें सही तरह से डिटेल दिखानी चाहिए थी। तो सवाल उठता है, कौन थे ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स? पहले थे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार जो 2016 से 21 के बीच में होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। दूसरे थे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुखवीर संधू जो 2024 से 2023 के बीच पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करते थे, फिर चेयरपर्सन ऑफ एनएचआई भी रहे थे और उत्तराखंड के चीफ सिक्योरिटी भी रह चुके थे। अब यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे बीजेपी पार्टी के लोग ये कह पा रहे हैं। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार। और क्या आपको ये पता है कि 1982 से ही ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जानी शुरू हुई थी? उससे पहले हम बैलेट पेपर से वोट डालते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1982 से ही ईवीएम इस्तेमाल की जानी शुरू हो गई थी। लगभग 1988 तक ईवीएम होने के बाद भी बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किए जाते थे, पर इतने सारे पेपर्स जुटाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं वोटिंग होती ही रहती थी और पेड़ काटना भी हमारे नेचर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ईवीएम लाया गया था। लेकिन इसे इस्तेमाल करने पर भी अलग अलग पार्टीज को भरोसा नहीं था, क्योंकि जब भी कोई पार्टी हार जाती थी तो यही कहती थी कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। इसलिए वोटिंग को और ट्रस्टेबल बनाने के लिए 2024 के नेशनल इलेक्शन में वीवीपैट को ऐड कर दिया गया था, जिस पर आप अपने किए हुए वोट को देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, क्योंकि इससे पहले ईवीएम पर बटन दबाने से सिर्फ लाइट ही जलती थी, लेकिन ये पता नहीं लगा पाते थे कि आपने किसको वोट डाला है। आज वोट डालने के लिए 3 तरह की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें पहली है बैलेट यूनिट जिस पर आप अपना वोट देते हैं, दूसरी है वीवीपैट जिस पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने किसको वोट डाला है, और तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट। ये असल में इलेक्शन ऑफिसर्स के पास होती है जो बेसिकली दोनों मशीन को एक्टिव और डीएक्टिवेट करने के लिए काम करती है। ये इसलिए भी होती है कि कहीं वोटर बार बार बटन दबाकर चीटिंग न कर पाए। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, इसके अलावा कोई दूसरी डिवाइस
इससे कनेक्ट नहीं हो सकती। इस मशीन को स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई इंटरनेट, वाईफाई या फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं होता ताकि कोई भी इसमें बदलाव ना कर सके। साथ ही यह मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। यह मशीन सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम और टेम्पर्ड डिटेक्शन प्रोग्राम के साथ बनाई गई है, यानी आसान भाषा में कहें तो कोई भी इसमें जरा सी भी छेड़छाड़ करता है तो वो पकड़ा जाएगा। अब जरा समझते हैं कि इलेक्शन के समय पर कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले ईवीएम का सारा कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखें आती हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसे इलाके के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी पूरे भारत में जिन जगहों पर चुनाव होना होता है वहां ये मशीन जिला मुख्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम बहुत ही सेफ एंड सिक्योर कमरा होता है जिसमें लाइव कैमरा और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा मौजूद रहती हैं। मशीन डिस्ट्रीब्यूशन ईवीएम रैंडमाइजेशन, यानी मशीन को एक सीरियल नंबर भी अलॉट किया जाता है और कोई नहीं जानता कि कौन सी मशीन को किस बूथ पर भेजा जाएगा। और वोटिंग से पहले हर पार्टी के एक मेंबर इसे चेक भी कर सकते हैं। इनकी ही मौजूदगी में लॉकर रूम को लॉक किया जाता है। इस मशीन को चेक करने के बाद इसे लॉकर रूम में रख दिया जाता है। उसके बाद कोई भी इस रूम को ओपन नहीं कर सकता, जहां 24 घंटे लाइव कैमरा चलते रहते हैं, जिन्हें कोई भी पार्टी सेफ्टी को देखने के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही इलेक्शन डेट पास आती है मशीन को डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस पर पहुंचाया जाता है और वहां के स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी जाती है और सेम प्रोसेस वहां भी फॉलो किया जाता है जहां से ये मशीन पोलिंग स्टेशन पहुंचती है, यानी आप जहां वोट देते हैं। और सबसे पहले पार्टी के मेंबर या लीडर को वोट डलवा के चेक कराया जाता है कि मशीन सही है या नहीं। वोट डलवाने से पहले इस पर मौजूद यूनिक नंबर को भी क्रॉस चेक किया जाता है। एक भी एंट्री गलत होने पर वोटिंग वहीं रोक दी जाती है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मशीन का टेस्ट सिर्फ 1000 से 1000 वोटों तक ही होता है, पर 1 लाख वोट के बाद यह मशीन एक ही पार्टी को वोट देना शुरू कर देती है। अब ऐसा करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को लाइव कैमरा, सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग रूम को पूरी तरह से क्रैक करके मशीन की प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी और फिर वहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आप कितनी मशीन्स की प्रोग्रामिंग बदलेंगे, साथ ही आपको कैसे पता चल पाएगा कि कौन सी यूनिक नंबर की मशीन किस पोलिंग स्टेशन पर जाने वाली है। ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही ऐसा कर सकती है, पर उन्हें भी अलॉटेड सीरियल नंबर की जानकारी नहीं होती कि कौन सी मशीन किस पोलिंग स्टेशन पर जाने वाली है, क्योंकि ये नंबर सबसे बाद में कंप्यूटर जनरेटेड आईडीज होती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप एक बार बटन दबाएंगे, उधर से 2 बार उस पार्टी को वोट चला जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि वैलिड यूनिट में एक बार बटन दबाने से वीवीपैट में 2 बार वोट आएगा, तो दोनों की गिनती मिसमैच होगी, जिससे वोटिंग वहीं रद्द हो जाएगी। ऐसे ही एक और बात कही जाती है कि सभी वोट डल जाने के बाद ही असली गेम खेला जाता है। तो वोटिंग होने के बाद पोलिंग बूथ इंचार्ज और सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में मशीन को सील किया जाता है। साथ ही मशीन में कितने वोट डाले गए हैं ये भी नोट करके साइन किए जाते हैं। मान लीजिए कि एक मशीन में 1200 वोट डाले गए हैं, तो इस आईडी की मशीन पर नोट किया जाएगा कि कितने वोट मिले हैं। मशीन को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में सील कर दिया जाता है और सभी वही सेम प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। सभी की मौजूदगी में वोट काउंटिंग वाले दिन स्ट्रॉन्ग रूम से मशीन से वोट काउंट किए जाते हैं और तीनों मशीनों से चेक किया जाता है, यानी इन मशीन्स में सेम नंबर ऑफ वोट मैच किए जाते हैं। पर फिर भी इलेक्शन में जो पार्टी हार जाती है वो ये कहना शुरू कर देती है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहाँ करिए पता नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बाकी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।